Hi viewers, welcome to MouShauk. Today we'll be discussing a new chapter, starting a new chapter that is Heredity Fundamentals of Genetics. Okay. So in my previous video, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बताए थे, डिस्कशन थोड़ा सा हुआ था, तो उसी को लेते हुए हम लोग चलेंगे और उसी का डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए ओके तो इसके पहले डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नए व्यूअर है इस चैनल में या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि उनको ये वीडियो अच्छा लगे, इनको भी ये इसका बेनिफिट मिल सके। और मेडिटेशन करना मत भूलिए। तो हम लोग भी शुरू करते हैं थोड़ा सा 1-2 मिनट का मेडिटेशन से। ओके, तो इसके लिए हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं एक पॉइंट ऑफ लाइट के ऊपर। जैसे ही लाइट हमारे शरीर पे प्रकाश डाल रही हो, पूरे शरीर प्रकाशित हो रही हो, हमारा मन बुद्धि शांत हो रही हो, कोई दूसरा चिंता नहीं चल रही हो, बुद्धि एकदम खाली हो चुका है। इस खालीपन में जो पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उसमें दिमाग में जा रहा है और वहाँ बैठ के रहा है। उसको जो बैठा हुआ नॉलेज हम लोग गेन किए हैं, तो समय समय उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। कोई भी टेंशन नहीं, कोई भी वरीज नहीं। इसके चलते हम लोग रिलैक्स होकर समय बिता रहे हैं और अच्छा मार्क्स दिला रहे हैं। इसके हम उस परम प्रकाश परम शक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इस तरह से हमारे डिस्कशन है। तो ये जो हमारा चैप्टर है हेरिडिटी फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि इसमें 3 टॉपिक जनरली है, हेरिडिटी, वेरिएशन और जेनेटिक्स। इसमें हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है। वो मेंडल कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस किए थे, इसके चलते ये लॉज निकला है। तो क्या क्या लॉज है? लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, उसके बाद आता है क्रोमोसोम्स का रोल्स इनहेरिटेंस में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एंड लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो पहला जो टॉपिक है हमारा हेरिडिटी, वो क्या होता है? हेरिडिटी क्या है? इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ लाइक क्वालिटीज और कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग द जेनेटिक कॉन्टिन्यूटी बिटवीन सक्सेसिव जनरेशंस। क्या होता है? जो लाइक क्वालिटीज है हमने, जो कैरेक्टर्स या क्वालिटीज लाइक है, सेम है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कंटिन्यूअस प्रोसेस से वो कंटिन्यू करता है, उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। जैसे माँ और पिता मतलब पेरेंट्स का जो क्वालिटीज है वो हम बच्चे में देख पाते हैं।
या फिर वो जो बच्चे में हम लोग देख पाते उसके बच्चे में भी वही क्वालिटीज देख पाते, तो ये होता है हेरिडिटी। वेरिएशन क्या होता है, इसका ऑपोजिट, मतलब जो क्वालिटी हम लोग जनरेशन में कंटिन्यू नहीं कर पा रहे, डिफरेंस देख रहे हैं। It is the departure from a complete similarity between individuals of the same species, representing the differences, allowing us to distinguish between two individuals of the same race or between the offspring of the same parents. मतलब दोनों इंडिविजुअल में, चाहे वो मनुष्य हो या फिर कोई और रेस का हो, कोई एनिमल्स भी हो सकता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख सकते हैं। सेम स्पीसीज का हो, सेम रेस का हो, फिर भी हम लोग दो इंडिविजुअल में थोड़ा सा भी डिफरेंस देख पाएंगे, डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये है, ये है, इसका नाम लेके इनके क्वालिटीज लेके डिफरेंस कर पाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग वेरिएशन। ठीक है। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स पासिंग फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जो कैरेक्टर पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक पास करता है तो वही होता है हेरिडिटरी कैरेक्टर। ठीक है। Genetics, study of hereditary characters and the way of their transmission from generation to generation. और इसको ये भी कहा जाता है कि it's the study of the way in which inheritable factors are coded in the cells of an organism, how this coding is maintained during cell reproduction, and how this is passed from one generation to the next, and how this is expressed in physical features. मतलब ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में बताए हैं। जेनेटिक्स एक वर्ड, एक लाइन में अगर बोला जाए तो ये स्टडी ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है। जो कैरेक्टर्स वंश परंपरा से चली आ रही हो उसको हम लोग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स बोलते हैं। तो उसी के स्टडी को एंड द वे ऑफ द ट्रांसमिशन, कैसे वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसी को हम लोग जेनेटिक्स बोलते हैं। तो इसको डिटेल में ये कहा जाता है कि इट्स द स्टडी ऑफ द वे इन विच इनहेरिटेबल फैक्टर्स, जो कि जो कैरेक्टर्स एक से अलग दूसरे में जाता है, आर कोडेड, मतलब वो उसको कोड किया जाता है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसमें हम लोग कैसे उसको कोड करें। How this coding is maintained, कैसे उस कोड को मेंटेन किया जाता है ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन। जब सेल रिप्रोड्यूस करता है तो वो कोड को कैसे मेंटेन किया जाता है। How this is passed from one generation to the other, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे ये पास ऑन होता है और कैसे ये फिजिकल फीचर्स में आता है। हम लोग देखते हैं कि इसका ये नाक थोड़ा लंबा है पापा मम्मी से, क्यों ऐसा होता है, फिजिकल फीचर्स में क्यों ये डिफरेंस आता है, ये हम लोग देखेंगे इस कोडिंग में, इस जेनेटिक्स में। द इफेक्टिव फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, ये जो जेनेटिक्स जो सब्जेक्ट है, जो साइंस है, इसको फाउंडेशन, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1865 में। कौन किया था, बाय एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क, एक ऑस्ट्रियन नॉट ऑस्ट्रेलियन, इट्स एन ऑस्ट्रियन। तो ऑस्ट्रियन मॉन्क एक साधु था जिसका नाम था ग्रेगर जोहन मेंडल, जो कि 1882 से 1884 तक थे। who extensively and exhaustively experiment on the garden pea, गार्डन पी जो फ्लावर होता है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, बहुत ज्यादा परिश्रम किया था उन पर। उनके मोनेस्ट्री एक था, तो उनके मोनेस्ट्री के गार्डन में एक जो गार्डन पी था, उनको उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था फॉर 7 years, जिसके चलते रिजल्ट क्या निकला, of which from the backbone of the modern genetics and the basic laws of inheritance were formulated। तो इसके चलते हम लोग क्या रिजल्ट निकला, इसके चलते हम लोग का मॉडर्न जेनेटिक्स का बैकबोन निकला और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मिला हम लोगों को। ठीक है।
तो क्या है ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडेलियन फैक्टर क्या है, जिसके चलते वो ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बना पाए। तो इट इज, ये फैक्टर क्या है? इट्स द फैक्टर और समथिंग recognized by Mendel in the parental gametes, which he thought was responsible for the appearance of the particular character in the offspring. तो वो एक फैक्टर है, एक फैक्टर या फिर कुछ भी है जिसको मेंडल ने आइडेंटिफाई किया था, रिकॉग्नाइज किया था, पेरेंटल गैमेट्स में है वो, जिसके चलते ये पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में पाया जाता है। एक जो फैक्टर है पेरेंटल गैमेट्स में, वो फैक्टर है जिसके चलते ये पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो मेंडल ने बनाया था, फॉर्मुलेट किया था। पहले ये प्रोपाउंडेड बाय एनएस सटन इन 1902। ठीक है, ये प्रोपाउंड किया था एनएस सटन ने इन 1902। In 1915, T.H. Morgan supported this theory after noting a peculiar similarity between chromosomal behavior and Mendelian factor. तो Mendelian factor और chromosomal behavior के बीच में एक सिमिलैरिटी पाके T.H. Morgan 1915 में और एक थ्योरी दिया, सपोर्ट की, सॉरी नॉट, और एक थ्योरी दिया, ये सपोर्ट किया, ये थ्योरी को जो एनएस सटन ने किया था। Here Mendelian factors were called genes. इसमें Mendelian factor जो है वो genes कहलाता था, which occur on the chromosome in the linear fashion. एक लाइन की तरह वो लोग, वो जो genes बोलते हैं Mendelian factors को, वो arrange रहता है। Each characteristic or trait seems to be controlled largely by one gene. एक जीन से वो trait characteristic को रहता था। During mitosis, the chromosomes split lengthwise, which bring about a qualitatively similar distribution of genes to the daughter chromosomes, finally moving to the opposite poles. क्या होता है माइटोसिस के टाइम? क्रोमोसोम्स लेंथवाइज स्प्लिट करता है, ये हम लोग जान चुके हैं। माइटोसिस जब पढ़े थे तब हम लोग जान चुके हैं कि क्रोमोसोम्स माइटोसिस में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनली स्प्लिट होता है, लेंथवाइज स्प्लिटिंग होता है, और जिसके चलते ये कैरेक्टर्स सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूट, क्वालिटेटिवली सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है डॉटर क्रोमोसोम्स में, और फाइनली ये करता, आफ्टर स्प्लिटिंग हो जाता है क्या, ये दोनों तरफ मूव, पोल्स की तरफ मूव करने चाहता है। This maintains the chromosomal number and chromosomal genetic quality constant in the daughter cells from generation to generation. तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये नंबर, क्रोमोसोमल नंबर और क्रोमोसोमल क्वालिटी सेम रहता है इन माइटोसिस सेल्स। एक नोट है इसमें, the discovery of the structure of the DNA molecule opened the way to the whole new brand of science, genetic engineering, making the creation of the new forms of life possible by altering the genes in the DNA. Even the genetic makeup of the cell can be changed to eliminate or prevent disease. तो जो structure of DNA molecule का discovery है, वो एक रास्ता खोल दिया, न्यू ब्रांच ऑफ साइंस का रास्ता खोला था। कौन सा न्यू ब्रांच ऑफ साइंस? जेनेटिक इंजीनियरिंग। इस जेनेटिक इंजीनियरिंग साइंस, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो ब्रांच ऑफ साइंस निकला, उसके चलते न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ को क्रिएट कर सकते थे। कैसे? ऑल्टरनेटिंग द जीन्स इन द डीएनए। डीएनए में जो जीन्स है उसको हम लोग ऑल्टरनेट कर सकते थे, जिससे क्या होता था,
कुछ भी कैरेक्टर जो हम लोग को पसंद नहीं है उसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं ताकि कोई डिजीज भी प्रिवेंट हो सके। कुछ ऐसा कुछ कैरेक्टर्स है जो उस ऑफस्प्रिंग में नहीं होना चाहिए, वो हम लोग कर सकते थे ये ऑल्टरनेट जीन्स को ऑल्टरनेट करके। तो ये एक नया साइंस निकला, जेनेटिक इंजीनियर। ठीक है, इसके बाद आता है एक नोट, और एक नोट आता है एज इनहेरिटेंस इज नाउ नोन टू हैव अ साइटोलॉजिकल बेसिस। ये जो इनहेरिटेंस है फादर से, पेरेंट्स से, ऑफस्प्रिंग का जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स है, तो ये देखा जाए कि ये साइटोलॉजिकल बेसिस मतलब सेल टू सेल हो रहा है। तो मॉडर्न साइंस ऑफ हेरिडिटरी अभी इसको कहा जाता है क्या, साइटोजेनेटिक्स। जेनेटिक्स तो है, जीन्स का क्रिएशन हो रहा है, लेकिन साइटोलॉजिकल बेसिस है बोल के इसको साइटोजेनेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, मेंडल कौन थे, एक मॉन्क थे जिनका नाम था ग्रिगोर जोहन मेंडल। ठीक है, डार्विन जब लिख रहे थे ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑस्ट्रिया में ये मॉन्क थे जो कि एक्सपेरिमेंट किए थे ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ पीस बाय प्लांट क्रॉसिंग। प्लांट क्रॉसिंग करवा के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए थे पी का प्लांट को, और इसके चलते ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस निकला। 3 बेसिक लॉज निकला, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये जो 3 बेसिक लॉज है इसको हम लोग साइंस ऑफ ये एक साइंस को अराइज किया, वो है साइंस ऑफ जेनेटिक्स, एंड डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन came to be explained in the combination with genetics, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो ये जो साइंस निकला, साइंस ऑफ जेनेटिक्स एंड क्या हो गया, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने लगे कॉम्बिनेशन विद जेनेटिक्स के साथ। इनका जो फेमस एक्सपेरिमेंट था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट इन द गार्डन पी, इसका नाम था, साइंटिफिक नेम गार्डन पी का है, पाइजम सटाइवम। ये नेचुरली नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड था, तो सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है ये। तो इसको मेंडल ने क्या किया, क्रॉस पॉलिनेट किया विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ, जिसको हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को एलिलीज व एलिलोमॉर्फ्स भी कहा जाता है। ठीक है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हम लोग मेंडल ने चूज किया था। कौन सा कैरेक्टर, स्टेम हाइट, जिसको कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स में लिया गया है टॉल और ड्वार्फ, फ्लावर कलर रेड और व्हाइट, फ्लावर पोजिशन एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप, तो सीड होता है ना, पॉड शेप, फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन और येलो, सीड शेप राउंड और रिंकल, सीड कलर येलो और ग्रीन। He crossed a tall plant with a dwarf plant. पहला जो कैरेक्टर लेके ये क्रॉस किए, पहला वाला वो क्या है, एक टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस करवाए, क्रॉस पॉलिनेटेड करवाए with white flowers and with white flowers with a plant bearing red flowers. तो एक तो टॉल प्लांट के साथ ड्वार्फ प्लांट का, और दूसरा क्या किया, व्हाइट फ्लावर्स के साथ रेड फ्लावर्स का क्रॉस करवाए। इसको जो ये पहला जो क्रॉसिंग करवाए, तो इसको हम लोग कहते हैं, आई मीन इसको मेंडल कहते थे पेरेंटल जनरेशन, नॉट हम लोग, मेंडल कहते हैं इसको पेरेंटल जनरेशन, जिसको पी से डिनोट किया जाता है। The seeds of the parental generation were used to grow the first filial generation. ये जो पेरेंटल जनरेशन में जो सीड मिला, उसको हम लोग फीलियल जनरेशन, उसको हम लोग फीलियल जनरेशन में पाते हैं। मतलब मेंडल क्या किया, वो पेरेंटल जनरेशन का जो सीड्स है उसको फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में यूज करवाए, F1 जनरेशन।
फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जो हुआ वो सेल्फ पॉलिनेटेड करवाए ताकि सेकेंड फीलियल जनरेशन मिले, F2 मिले। इसके बाद क्या कंक्लूजन मिला, that F1 flowers have both the characters of redness and whiteness. F1 flowers में मेंडल क्या पाए, रेडनेस एंड व्हाइटनेस बोथ कैरेक्टर्स था, लेकिन उसमें एविडेंट एक ही कैरेक्टर मिला। ऑफस्प्रिंग विल डुअल कैरेक्टर्स, उसको हाइब्रिड बोलते थे, जो डुअल कैरेक्टर है उसको हाइब्रिड बोलते थे। These two characters were segregated or separated in the next filial generation. जब F1 जनरेशन का आया, F1 जनरेशन का जब आया तब क्या किया, हाइब्रिड निकला। लेकिन F2 जनरेशन के जब आया, दो कैरेक्टर्स में सेग्रीगेशन मतलब डिफरेंस निकला, ठीक है। तो इसके चलते मेंडल ने कहा कि डोमिनेंट और रेसेसिव जीन्स के बारे में बताया। Most cells contain two sets of chromosomes, one from each parent. दो सेट ऑफ क्रोमोसोम आता है, एक from each parent से। Therefore, two genes are present in the homologous pair. Homologous pair जो होता है जिसमें दो जीन रहता है for any one particular trait. एक particular trait में दो जीन्स रहता है। Normally, there is one gene in every pair that is dominant. Dominant जो होता है जिसमें एक ही जीन रहता है। The other gene is masked or hidden. वो recessive partner जो होता है वो hidden रहता है, लेकिन जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो एक ही जीन रहता है। तो जैसे होमोलोगस पेयर जो ये जो क्रोमोसोम्स दिख रहा है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक ही जीन दिखाई दे रहा है। द जीन दैट फॉर्म्स द व्हाइट फ्लावर का कलर जैसा व्हाइट बनाता है तो वो होता है स्मॉल r, और जीन दैट मेक द फ्लावर रेड दैट उसको क्या होता है, कैपिटल R आता है। डोमिनेंट कैरेक्टर इसको शो किया गया है, रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल r को शो किया गया है। Therefore, the flowers will be red even though it contains the gene of white color. तो होमोलोगस पेयर में तो सेम कैरेक्टर हो गया। अगर हेट्रोजाइगस हो गया तो उसमें क्या होता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर है बोल के उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, रिसेसिव कैरेक्टर मास्क रहेगा, वो अंदर छिपा हुआ रहेगा। इसीलिए जो हाइब्रिड फ्लावर्स होते थे उसमें रेड कलर तो डोमिनेंट है, वो रेड कलर ही दिखाएगा, लेकिन उसमें व्हाइट कलर है अंदर छिपा हुआ, जो कि F2 जनरेशन में उसका प्रकाश मिलेगा। Recessive genes show their effect only if there are two of them. मतलब recessive genes तभी शो करेगा जब उसका दो जीन पाया जाएगा। जैसे स्मॉल 2r अगर रहेगा तो उसमें क्या होता है, वो रिसेसिव कैरेक्टर शो करेगा जो कि व्हाइट फ्लावर निकलेगा। इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलीली। अगर डोमिनेंट एलीली हुआ, डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ तो उसमें ये रिसेसिव कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही आएगा। In this experiment, Mendel used pure strains of each character. For example, the parent plant with red flowers have two dominant genes. Parent plant में जो red flowers है उसमें दो important character, दो dominant genes है, वो है क्या, double capital R, और recessive जो white flowers है उसमें दो recessive genes है, small R, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो होता है यहाँ पे वन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया है, जैसे इसमें लिया गया है एक रेड फ्लावर एक व्हाइट फ्लावर, तो एक ही कैरेक्टर कलर का लिया गया है, एक ही कैरेक्टर। डाइहाइब्रिड में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया जाता है।
तो ये मेंडेलिंग एक्सपेरिमेंट जो होमोलोगस में है, होमोलोगस रेड में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें दिखाया जाता है डबल आर कैपिटल, और होमोलोगस व्हाइट में लिखा गया स्मॉल 2r। ये हो गया पेरेंटल जनरेशन पी में। हेट्रोजाइगस जिसका क्रॉसिंग करके हम लोग आई मीन मेंडल ने पाया हेट्रोजाइगस रेड, जिसमें कैपिटल डोमिनेंट कैरेक्टर है और रिसेसिव कैरेक्टर भी है। 4 मिला है उनको F1 जनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जनरेशन में। इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाए और उनको मिला क्या, एक होमोलोगस रेड, 2 हेट्रोजाइगस रेड और एक होमोलोगस व्हाइट। ठीक है, F2 जनरेशन में मिला। मतलब क्या हो गया, 3 रेड हो गया, 1 व्हाइट हो गया, 3:1 का रेशियो मिला, मोनोहाइब्रिड रेशियो। फिनोटाइप रेशियो हो गया 3:1। लेकिन जीन्स में जेनोटाइप रेशियो में क्या आ गया, 1:2:1। ठीक है। नाउ लॉज ऑफ डोमिनेंस, इसका मतलब क्या हो गया लॉज ऑफ डोमिनेंस, out of a pair of contrasting characters brought together in an offspring, one always dominates over the other. तो contrasting characters जो कि offspring में लाया गया है, उसमें एक जो dominant character है वो एक के ऊपर वो दिखाता है, dominancy उसका दिखाता है। The one that is expressed is dominant and the other that remains masked is recessive. जो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस हो रहा है वो होता है डोमिनेंट, और जो नहीं हो रहा है वो मास्क रहता है, वो होता है रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें जो कैरेक्टर्स लाया जाता है ऑफस्प्रिंग में, एक डोमिनेंट करता है, डोमिनेट करता है दूसरे कैरेक्टर के ऊपर। जो डोमिनेट करता है वो डोमिनेंट होता है, जो मास्क रहता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फ्रॉम अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिखिए जिसको एलिलीज हम लोग बोलते हैं, ओनली वन इज प्रेजेंट इन द सिंगल गैमेट and one character is dominant, the other is recessive in F1 generation. तो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर लिया गया है तो एक ही प्रेजेंट होगा सिंगल गैमेट में, और एक कैरेक्टर होगा डोमिनेंट, एक कैरेक्टर होगा रिसेसिव F1 जनरेशन में। और दीज कैरेक्टर्स सेग्रीगेट किया जाता है F2 जनरेशन में इन द रेशियो ऑफ 3:1। अलग किया जाता है, सेग्रीगेट मतलब अलग किया जाता है इन द रेशियो 3:1। जीनोटाइप, फिनोटाइप में, जीनोटाइप में 1:2:1 में। ठीक है, तो इसके चलते मेंडल ने क्या कंक्लूजन दिया कि मेंडल क्रॉस होमोजाइगस पेरेंट्स, he derived the laws of dominance in F1 generation, and when he crossed hybrids in F2 generation, he derived the law of segregation. तो होमोजाइगस पेरेंट को क्रॉस करके मेंडल ने F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस दिखाया और F2 जनरेशन में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिखाया। ठीक है, ये जो क्रॉसिंग ओवर किया मेंडल ने, इसमें देखा गया है कि ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स नहीं होता है। जैसे रेड और व्हाइट दो कलर लिया गया है, तो ये रेड होता है कलर या फिर व्हाइट होता है, ये पिंक कलर नहीं होता है, मर्जिंग नहीं होता है, ब्लेंडिंग नहीं होता है कि पिंक कलर का फ्लावर निकला, नहीं, रेड नहीं तो व्हाइट होता है। ठीक है, in F2 generation में the segregation of characters takes place in the ratio 1:2:1। मतलब 1/4 हो गया प्योर रेड, 1/4 हो गया प्योर व्हाइट, और हाफ हो गया हाइब्रिड रेड। The gene remains an integral whole, पूरा होल में रहा, even its effect is not apparent। जीन लेकिन पूरा होल में रहा, इसके मतलब बावजूद कि इसका इफेक्ट एपरेंट नहीं है, इट इज स्टिल देयर।
set on one side or segregated from one generation of more, but ready to assert all its influence when the appropriate mating occurs. मतलब जो ये अलग रहते हुए भी इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये होल में दिखा रहा है जीन, लेकिन ये रेडी है अपना इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए अगर एप्रोप्रिएट मेटिंग निकला तो। मतलब ये हाइब्रिड कंडीशन में डोमिनेंट दिखा रहा है, लेकिन इसके अंदर वो जीन है। जब सही तरह से मेटिंग हुआ तब वो लेकिन अपना सेग्रीगेशन दिखाया, अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, वो अपना कैरेक्टर दिखा रहा है। The dominant in the allelomorph appears in both the homozygous and the heterozygous individual. The allelomorph जो contrasting characters हम लोग ले चुके हैं, जो मेंडल ने दिया है, उसमें ये होमोजाइगस जो रेड है और हेटेरोजाइगस जो रेड है, उसमें रेड डोमिनेंट कैरेक्टर उसको दिखाया है, लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर तभी करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में होता है। मतलब अगर वो स्मॉल 2R हुआ तभी ये व्हाइट होगा, नहीं तो ये व्हाइट अपना नहीं दिखाएगा। When the recessive genes is not accompanied by the dominant. Recessive genes जब डोमिनेंट से नहीं अकॉम्पनी होगा तभी ये अपना कैरेक्टर दिखाएगा, नहीं तो अगर डोमिनेंट के साथ अकॉम्पनी हो रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाएगा। ठीक है, तो अब आज यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग और डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। तो तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन दीजिए। कहीं पर भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तुरंत आप ईमेल में लिख सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम जल्दी से जल्दी आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हों और आप इस पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं या फिर लेट ज्वाइन किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही ये एक नया वीडियो अपलोड होता है तो। ठीक, सो और मेडिटेशन का मत बंद कीजिए, इसको जरूर कीजिए ताकि आपको बहुत सारा फायदा मिल सके। ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं इसको कैसे रिटेन करेंगे विदाउट एनी टेंशन, एग्जाम दे सकेंगे, ये सारा फायदा आपको ये मेडिटेशन से मिलेगा। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे।